भारत सरकार ने जब इस साल बजट अनाउंस किया था तब उन्होंने कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत भारत सरकार जल्द ही देश के 2 सरकारी बैंकों को इस साल के एंड तक प्राइवेटाइज करेगी, जिससे सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपीस जनरेट करने में आसानी होगी। पर सरकार के इस फैसले से सरकारी बैंक में काम करने वाले लोग खुश नहीं हैं और सरकार के इस फैसले के अगेंस्ट में बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल भी कर दी है। हालांकि सरकार किन सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, पर जब भी हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तब तुरंत 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप जो प्राइवेटाइजेशन को सही मानते हैं और दूसरा ग्रुप जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहते हैं। जो सही मानते हैं उनका कहना है कि बिजनेसेस को प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के मुकाबले बहुत अच्छे से चलाती हैं, बिजनेस प्रॉफिट में रहता है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार को बिजनेस से दूरी रखनी चाहिए और उसकी भूमिका सिर्फ उससे जुड़ी पॉलिसी बनाने और उसे लागू करवाने की होनी चाहिए। वहीं जो लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनीज कुछ सालों में मार्केट में अपनी मोनोपोली बना लेती है और फिर इस पावर को एक्सप्लॉइट करती है और साथ में सोशल कॉज को इग्नोर करती है। तो देखो, दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह पे सही है, पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन का सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब इस बात पे कुछ लोग कहेंगे कि अगर प्राइवेटाइजेशन इतना फायदेमंद साबित होता तो भारत सरकार कब का सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर देती। तो देखो, इसके लिए आपको इस समय देश के आर्थिक हालात समझने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भारत सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है। क्या सरकार का ये डिसीजन देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही साबित होगा? तो सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सपोर्ट करती है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जिस देश का बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग रहता है उस देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है, और जिस देश का बैंकिंग सेक्टर वीक होता है उस देश की इकोनॉमी भी वीक होती है। और अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना होता है तो सबसे पहले उस देश के बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया जाता है। तो इसीलिए दुनिया भर के देश अपने यहाँ के बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए हर साल कोई ना कोई पॉलिसी जरूर से लाते हैं, जिससे उनके देश का बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग बना रहे और किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के समय में देश की मदद कर सके। भारत के बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानने के लिए आपको 250 साल पहले जाना होगा। भारत में पहला बैंक 1770 में खुला था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। फिर उसके बाद बहुत से बैंक्स भारत में खुलने लगे। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता खुला, जिसका नाम 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खुला। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खुला। 1906 से 1911 के बीच स्वदेशी मूवमेंट के तहत भारत में बहुत से बैंक खोले गए, जैसे कि द साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया, जिसका नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया। 1969 में भारत सरकार ने बहुत से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक। फिर उसके बाद 1980 में भारत सरकार ने कुछ और बैंक को नेशनलाइज किया। 1980 तक भारत सरकार के पास बैंकिंग बिजनेस का 91% कंट्रोल था। पर फिर आता है 1990 का दौर। 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। भारत को इस क्राइसिस से निकालने के लिए 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। एक बात आप खुद ही सोचो कि अगर प्राइवेटाइजेशन गलत होता तो मनमोहन सिंह जी और PV नरसिम्हा राव जी 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसी रिफॉर्म ना लाते। इस रिफॉर्म के बाद RBI ने 10 प्राइवेट फर्म्स को बैंकिंग लाइसेंस दिया। ICICI, HDFC को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया। फिर उसके बाद 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2004 में यस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला। फिर उसके बाद साल 2019 में बैंकिंग सेक्टर में मेजर चेंजेस देखने को मिला। भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया। अब भारत में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक है और 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इसके अलावा भारत में बहुत से कॉर्पोरेटिव बैंक्स और पब्लिक पेमेंट बैंक्स भी अवेलेबल है।
अब जानते हैं कि भारत सरकार क्यों सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है। देखो, भारत सरकार के पास सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने के बहुत से कारण हैं। जैसे कि पहला कारण परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। चाहे वो प्रॉफिट की बात हो, कस्टमर सर्विस की बात हो, न्यू प्रोडक्ट की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो या फिर वर्किंग कल्चर की बात हो, सरकारी बैंकों ने इस सभी पैरामीटर्स में बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। और उसका नतीजा ये निकला कि अब भारत में लोग सरकारी बैंकों को छोड़ के प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं। जहां 2015 में प्राइवेट बैंक का शेयर लोन्स में 21% था, वहीं 2020 में ये बढ़ के 36% हो गया है। वहीं पब्लिक बैंक का शेयर लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 74% से गिर के 2020 में 59 से 60% पे आ गया है। इसके अलावा अब लोग पैसों को भी प्राइवेट बैंक में ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं। जहां 2015 में प्राइवेट बैंक का शेयर पब्लिक डिपॉजिट में 19% था, वहीं 2020 में यह बढ़ के 30% हो गया है। वहीं पब्लिक बैंक का शेयर डिपॉजिट में 76% से गिर के 2020 में 64% पे आ गया है। सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने के पीछे एक रीजन लॉस भी है। भारत के ज्यादातर सरकारी बैंक पिछले 2 सालों से लॉस में चल रहे हैं और कुछ सरकारी बैंक तो 5-5 साल से लॉस में चल रहे हैं। 2018 में सरकारी बैंकों का एग्रीगेट लॉस 65,000 करोड़ रुपीस था, वहीं 2019 में ये लॉस बढ़ के 74,000 करोड़ रुपीस हो गया। इन्हीं लॉस के चलते भारत में बहुत से बैंक्स बंद हुए हैं। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 1951 में भारत में 566 कॉमर्शियल बैंक थे, जो 1967 तक आते आते 91 बचे और 2014 तक आते आते 27 सरकारी बैंक बचे और अब 12 सरकारी बैंक भारत में बचे हैं। सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने की सबसे बड़ी वजह है बढ़ता एनपीए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बोलूं तो बैंक जो लोन कंपनीज को देती है, उस लोन अमाउंट को कंपनीज नहीं चुका पाती है और अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेती है, तो जो लोन अमाउंट फंसा हुआ रहता है उसको एनपीए बोलते हैं। जहां इस समय सरकारी बैंकों के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, वहीं प्राइवेट बैंकों के ऊपर सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है। और कोरोना के चलते आने वाले कुछ सालों में भारत के सभी बैंकों का एनपीए और बढ़ने वाला है और ये बढ़ता एनपीए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कॉमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए 7.5% से इंक्रीज होकर सितंबर 2021 में 13.5% होने वाला है। तो सरकारी बैंकों के बढ़ते लॉस और एनपीए के कारण ही भारत सरकार कुछ सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इन सरकारी बैंकों को बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाया था। भारत सरकार ने 2018 में 80,000 करोड़ रुपए, 2019 में 70,000 करोड़ रुपए और साथ में 1,06,000 करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की मदद से सरकारी बैंकों में पंपिंग किया था, जिससे सरकारी बैंकों के लॉस को कम किया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। पर इसका कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला और आखिर में हार के भारत सरकार ने डिसाइड किया कि वो जल्द ही कुछ सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करेगी, क्योंकि बार बार आम लोगों के टैक्स के पैसों को भारत सरकार सरकारी बैंकों के लॉस को कम करने के लिए यूज नहीं कर सकती है। अब जरा आप खुद ही सोचो कि अगर ये पैसा सरकार किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट या टैक्स सब्सिडीज में यूज करती तो उससे आम लोगों को कितना फायदा पहुंचता। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइज होने से लोगों के कुछ कंसर्न सामने आए हैं। जैसे कि लोगों का कहना है कि सरकारी बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर अकाउंट में 0 रुपीज भी होता है तो भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है, जबकि प्राइवेट बैंक में आपको कम से कम 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो भारत के हर नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है, पर यह आधी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्राइवेट बैंक में भी 0 रुपीज वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो हमारे देश में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जब भारत सरकार ने जन धन अकाउंट वाला सिस्टम चलाया था, तब उस समय प्राइवेट बैंक्स में भी 0 रुपीज वाला अकाउंट खुल रहा था। एक बात और, जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपीज वाला ही अकाउंट खुलाओ। प्राइवेट बैंक में बहुत से टाइप के सेविंग और करंट अकाउंट होते हैं। अर्बन एरिया में अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, रूरल एरिया में अलग टाइप के मेंटेनेंस वाले अकाउंट होते हैं। ये सब अकाउंट के सर्विस पे डिपेंड करता है। आपको जैसी सर्विस चाहिए आपको वैसा अकाउंट मिल जाएगा। और रही बात बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस की, तो 2019 में राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 3 सालों में इंडियन बैंक्स ने 10,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से कमाया है और उन 10,000 करोड़ रुपए में से 6,155 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों ने कमाया है और 3,657 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंकों ने कमाया है। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से कमाया है। 2017-18 में एसबीआई ने 2,400 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से कमाया था। तो देखो, चार्जेस हर बैंक काटता है, पर प्राइवेट बैंक में अगर आपकी गुडविल अच्छी होती है तो कई बार आपके चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। पर सरकारी बैंकों में एक बार चार्ज कट गया तो समझो आपका कट गया। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेके एक कंसर्न ये भी सामने आया है कि प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांचेस एटीएम सिर्फ वहीं खोलते हैं जहां से उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है। ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट बैंक ना ही अपनी एटीएम और ना ही अपने ब्रांचेस खोलते हैं, वहां पे सिर्फ सरकारी बैंकों की ब्रांचेस और एटीएम होते हैं। तो देखो, ये बात भी बिल्कुल सही है और ये जेन्युइन कंसर्न है।
तो इसके जवाब में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देश के सभी पब्लिक बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने पहले ही कहा है कि देश के 4-5 बड़े सरकारी बैंकों में छोटे बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे बैंकों का लॉस कम हो सके और उनकी परफॉर्मेंस में सुधार आ सके। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार चाह के भी देश के सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर कल को फिर से कोई आपदा भारत में आती है या भारत की इकोनॉमी डाउन होती है या कोई और प्रॉब्लम देश में आती है, तो उस समय सरकार की हेल्प के लिए यही पब्लिक बैंक्स काम आएंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार सभी बैंकों को प्राइवेटाइज कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बैंकों के मर्जर से सरकारी बैंकों में नौकरियां कम आएंगी, तो शुरुआत में आपको ये बिल्कुल देखने को मिलेगा, पर जब सरकारी बैंक अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेंगे तो उनकी ब्रांचेस भी अपने आप ही बढ़ने लगेगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि भारत में साल दर साल कॉमर्शियल बैंक के नंबर कम होते हुए जा रहे हैं, पर कॉमर्शियल बैंक के ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग पहले से ज्यादा बैंकों में पैसा भी जमा कर रहे हैं। तो बैंकों के मर्जर के शुरुआत में नौकरियां कम होते हुए दिखेंगी, पर जैसे जैसे सरकारी बैंक की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे उनकी ब्रांचेस भी खुलने लगेंगी और नौकरियां भी जनरेट होने लगेंगी, और ये सब सरकारी बैंकों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा। आज के समय में आप किसी भी डेवलप देश को देख लो, वहां पे ज्यादातर बैंक प्राइवेट होते हैं और 2-3 बैंक ही सरकारी होते हैं, और वो सारे बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। वो देश के बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, साथ में बहुत से देशों को लोन तक देते हैं। आप डेवलप देश का एग्जाम्पल छोड़ो, चाइना का ही एग्जाम्पल ले लो, वहां तो सब सरकार के कंट्रोल में, तब भी वहां पे 10-12 सरकारी बैंक नहीं है, 4 या 5 पब्लिक बैंक्स है और उनकी हजारों ब्रांचेस हैं और ना जाने कितने देशों को कितने लोन दे रखे हैं। तो देखा जाए बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। भारत के सरकारी बैंकों का लॉस कम होगा, एनपीए में कमी आएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और देश की डेवलपमेंट में योगदान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।